हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह हमारा 12वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले तक के वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रपति के अनुच्छेद 62 तक का पूरा अध्ययन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैन्य शक्तियां। तो सैन्य शक्तियां के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं जैसे कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, बता दो। राष्ट्रपति अपनी सैन्य शक्ति के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रपति सैन्य शक्तियों के आधार पर थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के जो भी प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा करता है, लेकिन याद रखेंगे कि संसद के अनुमति के अनुसार। तो संसद के अनुमति के अनुसार राष्ट्रपति जो होते हैं युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं और युद्ध की समाप्ति भी कर सकते हैं इस सैन्य शक्ति के अनुसार। इसके अलावा हम बात करें इस शक्ति में तो हमारी जो चौथा जो पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें चौथा जो हमारा पॉइंट है जिसमें बताया गया है मुख्य रूप से कि सैन्य न्यायालय द्वारा सुनाए गए सजा को राष्ट्रपति के द्वारा माफ भी किया जा सकता है। ये भी इनके सैन्य शक्तियों में शामिल है, ठीक है। तो ये हम प्रमुख चीज देख चुके हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में। सबसे पहला चीज देखो हम क्या देखें कि राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। इसके अलावा तीनों सेनाओं में जो भी प्रमुख होंगे उनकी ये नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रपति मुख्य रूप से हम देखते हैं युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सैन्य न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का सजा सुनाया गया हो तो उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। तो इतना सब चीज हम याद करेंगे सैन्य शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सैन्य शक्ति के बाद अगली जो राष्ट्रपति की शक्ति है वह है हमारा राष्ट्रपति की राजनैतिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति की राजनैतिक शक्ति में देखते हैं क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, विदेशों में जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किस शक्ति के अनुसार, राजनैतिक शक्ति के अनुसार। इसके अलावा हम देखें ध्यान से तो अन्य दूसरे देशों के राजदूतों को भारत में आने की अनुमति राष्ट्रपति ही देता है इस शक्ति के अनुसार। तो यदि दूसरे देशों से कोई भी एम्बेसडर भारत में आता है, राजदूत आता है, तो उससे पहले उन्हें किससे अनुमति लेना होता है, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। किस शक्ति में यह बताया गया है, तो राजनैतिक शक्ति में ये नियम लिखा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं चित्र में आपको दिख रहा होगा पासपोर्ट। तो भारत की जनता एवं अधिकारियों के लिए पासपोर्ट जारी करने का अधिकार, पासपोर्ट जारी करने का अधिकार किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति। तो पासपोर्ट जो भी बनाए जाते हैं उनमें किसका हस्ताक्षर होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो भी जनता है देश के अंतर्गत ये अधिकारी हैं, यदि कहीं बाहर जाते हैं विदेशों में तो पासपोर्ट को ले जाना ही पड़ता है जिसमें राष्ट्रपति का साइन होता है, जिससे ये प्रमाण होता है कि यह व्यक्ति भारत का है या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक शक्ति में ही ये बताया गया है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। कोई भी समझौता या संधि करना है तो किसके नाम से किया जाता है, बता दो। तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां। तो राजनीतिक शक्ति में देखो सबसे पहले हम क्या देखें, तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि राष्ट्रपति
कोई भी देशों में किसकी नियुक्ति कर सकता है, तो राजदूत की नियुक्ति कर सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज हम देखें कि यदि कोई दूसरे देश से, यदि कोई अन्य देश है, अगर यहां से भी कोई राजदूत आता है अपने देश में, तो कौन उसको परमिशन देता है, तो राष्ट्रपति परमिशन देगा। इसके अलावा भारत की जनता या जो भी अधिकारी हैं, यदि विदेश दौरा पर जाते हैं कहीं भी, तो उनका ये पासपोर्ट जारी करने का अधिकार किनके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में। साथ ही साथ विदेशों में यदि किसी भी प्रकार की संधि हो या किसी भी प्रकार का समझौता हो, तो उस पर राष्ट्रपति के नाम से ही ये संधि या समझौता किया जाता है राजनीतिक शक्ति में। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, ये हो गया राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां, ठीक है। चलो, राजनीतिक शक्ति के बाद हम आगे देखते हैं जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी का मतलब होता है कानूनी शक्तियां। तो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति या कानूनी शक्तियों के तहत क्या क्या राष्ट्रपति कर सकता है, तो सबसे पहला चीज हमें देखने मिला कि देश के लिए कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहा जाता है। और देश में किसी भी प्रकार का कानून, देश में किसी भी प्रकार का कानून लागू करने के लिए उस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोई भी विधेयक संसद के द्वारा यदि कोई पारित विधेयक है जिसको कानून बनाना है, तो किसका हस्ताक्षर चाहिए उसमें, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही यह जो विधेयक होता है वह मुख्य रूप से अधिनियम का रूप धारण करता है। किसका रूप धारण करता है, अधिनियम। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये राष्ट्रपति का विधायी शक्ति में आता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति अपने विधायी शक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद 133 के तहत देश में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जब हम अनुच्छेद 133 पढ़ेंगे इसी वीडियो सीरीज के अंतर्गत, तो आपको मैं अध्यादेश एकदम फुल डिटेल से समझाऊंगा कि ये क्या होता है, कितने दिन तक लागू होता है, किस प्रकार की प्रकृति होती है। इन सब चीज का अध्ययन आप करेंगे। बस मेरे साथ आप इस वीडियो सीरीज में बने रहें। संविधान का हर एक क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन सभी नोट्स का, तो लास्ट में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो पे, उसमें आप देख सकते हैं कि भी आप पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में जो हूबहू दिख रहा है यही सब पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। तो लिखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, आप पीडीएफ जैसे मिलेंगे उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में देखो हम क्या क्या देखें। तो सबसे पहले विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून निर्माण की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति। और भारत देश में कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किसी विधेयक पर होगा, किसी विधेयक पर होगा, तभी वह क्या बनेगा, कानून बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो अध्यादेश होता है जिसको हम अस्थायी कानून बोलते हैं, और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी कर सकता है। जैसे कि मान लो अध्यादेश का मतलब ये होता है कि अभी मान लो लोकसभा या राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा है, फिर भी देश के लिए कानून की आवश्यकता है, देश में किसी कार्य को संचालित करने के लिए, तो उस समय राष्ट्रपति अकेले ही देश में कानून ला सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, जिसको अध्यादेश बोलते हैं, जो एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। क्या होता है, अस्थायी कानून, जो अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगा अपने देश में। कितने माह तक बता दो, 6 माह तक लागू रहता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्ति के बाद हम देखते हैं, ये विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आपको पढ़ना है वीटो पावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, वीटो पावर क्या होता है। तो वीटो पावर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो प्राप्त होता है। तो उसको हम देखते हैं कि वीटो पावर क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। वीटो पावर जो होता है ये किसी भी विधेयक के संदर्भ में किया जाता है। पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि वीटो पावर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, यदि संसद के द्वारा कुछ विधेयक, संसद के द्वारा कुछ विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास, किसके पास बता दो, राष्ट्रपति के पास आता है,
तो उस विधेयक पर साइन करना है कि नहीं करना है, या इसे वापस भेजना है। तो ये सभी चीज को हम वीटो पावर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किसी भी विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिया गया है, उसको हम किस विषय में पढ़ते हैं, तो वीटो पावर के अंतर्गत हम समझते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो वीटो पावर के अंदर सबसे पहले जो वीटो है जिसको हम बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो को ही कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो तो एब्सोल्यूट वीटो क्या है उसको देखते हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो का अर्थ होता है कि जैसे मान लो कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आया है तो उसको पूर्ण रूप से मना कर देना। पूर्ण रूप से क्या कर देना? मना कर देना। यह कहलाता है आत्यांतिक वीटो। समझ आ पा रहा है? तो किसी भी विधेयक को क्या कर देना? पूर्ण रूप से मना कर देना, क्या कहलाता है? आत्यांतिक वीटो। प्रथम प्रयोग आत्यांतिक वीटो का किया गया था ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसका मुख्य रूप से पहली बार आत्यांतिक वीटो में कहां देखने मिला? तो ब्रिटेन के संविधान में देखने मिला। और इसका उपयोग हम भारत में कब देख पाए? तो 1954 में, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जब पेप्सू प्रांत जो था हमारा, पेप्सू प्रांत विधेयक में इसका प्रयोग किया गया था, जिस पर राजेंद्र प्रसाद ने मना किया था। पेप्सू जो है, पहले पेप्सू का पूरा नाम होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो ये एक प्रकार का प्रांतीय विधेयक लाया गया था जिसको राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था। किस वीटो का प्रयोग किया था इसमें? तो आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके मना किया गया था। इसका एक और उदाहरण हमें देखने मिलता है 1991 में, 91 में। और इस समय जो विधेयक आया था जिसका नाम है आपका सैलरी ऑफ पेंशन अलाउंसमेंट एक्ट, जिसको हम सपा बोलते हैं। इस एक्ट को आर वेंकटरमन, जो राष्ट्रपति थे उस समय, आर वेंकटरमन, आप फोटो देख सकते हैं, आर वेंकटरमन के द्वारा इस विधेयक को मना किया गया था। तो एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग दो बार देखने मिला। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय 1954 में, और आर वेंकटरमन के समय 1991 में एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो एब्सोल्यूट वीटो के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो वीटो है जिसे हम बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो के नाम से जानते हैं निलंबनकारी वीटो को। चलो तो ये क्या है, ध्यान से समझते हैं। इसका जो अर्थ होता है, निलंबनकारी जो वीटो होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज देना। पुनर्विचार के लिए क्या करना? सदन को वापस भेज देना ही कहलाता है आपका सस्पेंसिव वीटो। जैसे कि मान लो कि हमारा, जैसे सबसे पहले मान लेते हैं कि लोकसभा से कुछ विधेयक पारित होता है, तो लोकसभा के बाद ये कहाँ जाता है? राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के बाद यह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष जाता है? राष्ट्रपति के समक्ष। और राष्ट्रपति इस विधेयक को फिर से लोकसभा को भेज दिया, इस पर जांच कीजिए या और आप विचार कीजिए, ऐसे करके फिर से विचार कीजिए करके राष्ट्रपति लोकसभा में भेज सकता है। तो इस प्रकार के शक्ति को या वीटो को क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? तो इसका हम बात करें कि इस वीटो को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया। पहले चीज याद रखेंगे। और यह वीटो जो होता है वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से प्रेरित है? फ्रांस के संविधान में इसको देखने मिला था सबसे पहले। और एक चीज ध्यान में रखना है, यदि मान लो कि कोई विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को भेज दिया गया और वापिस ये राष्ट्रपति के पास आ गया, तो दूसरी बार आने पर ये इस वीटो का उपयोग नहीं कर सकता वो, क्योंकि ये एक ही बार के लिए होता है सस्पेंसिव वीटो। पुनर्विचार के लिए मान लो हम किसी को भेज देते हैं किसी विधेयक को, और वापिस वो फिर से पारित होकर आ जाता है, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तीसरा नंबर का जो हमारा वीटो है जिसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को हम इंग्लिश में बोलते हैं जेबी पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? जेबी पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो तो ये जेबी पॉकेट वीटो क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका अर्थ होता है ना तो मना करना और ना ही अनुमति देना।
और ना ही विचार करना। तो ये 3 टाइप की कैटेगरी हमें देखने मिले। जैसे मान लेते हैं, मुख्य रूप से हम देखें, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है, अब नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितने भी समय के लिए रख सकता है, यह कितने समय तक रखा जाए इसका कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। तो राष्ट्रपति जितने भी दिन तक किसी विधेयक को रखता है पारित करने के लिए, वो रख सकता है। अब वो मान लो अपने पास रखा हुआ है किसी विधेयक को, अब ना तो इसको मना कर रहा है, ना तो इस विधेयक को क्या कर रहा है, मना कर रहा है, ना तो इसको अनुमति दे रहा है, और ना इस पर कुछ विचार कर रहा है। तो इस टाइप का भी शक्ति राष्ट्रपति को है किसी विधेयक के संबंध में, तो उसको बोलते हैं जेबी पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? जेबी पॉकेट वीटो के नाम से हम जानते हैं। और ये जेबी पॉकेट वीटो हमें कहाँ सबसे पहले देखने मिलता है? तो वो देखने मिला था अमेरिका में। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है जेबी पॉकेट वीटो, और इसका उपयोग देख सकते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। इनके द्वारा एकमात्र ऐसा है पहली बार जिसका उपयोग किया गया था, और उसके बाद अभी तक इस वीटो पावर का उपयोग कोई नहीं किया है। तो हम देख सकते हैं राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में संसद द्वारा पारित डाक संशोधन विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति जो ज्ञानी जैल सिंह हैं, इसके द्वारा 1986 में डाक संशोधन विधेयक को पारित नहीं किया था, मतलब ना तो मना किया, ना तो अनुमति दिया, ना तो कुछ विचार के लिए भेजा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें लिखा क्या था जिसके कारण मना किया गया, या मुख्य रूप से मना, मतलब इस वीटो का उपयोग क्यों किया गया? तो इसमें लिखा था डाक तार विधेयक में, जैसे कि कोई भी पार्सल यदि पोस्ट ऑफिस में आता है तो पोस्ट ऑफिस के व्यक्तियों के द्वारा उसको खोल के देखा जा सकता है। तो ऐसा लिखा था इस डाक तार विधेयक में, लेकिन ये मानव की प्राइवेसी के विरुद्ध है, इसलिए ज्ञानी जैल सिंह ने ना तो इसको मना किया, ना ही अनुमति दिया, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजा। क्योंकि पुनर्विचार के लिए भेजता और फिर से पारित हो जाता तो लागू करना ही पड़ता इसको नियम के अनुसार। इसलिए इसने जेबी पॉकेट का उपयोग किया और इस विधेयक पर कुछ भी जवाब नहीं दिया इसने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉकेट वीटो के संबंध में जानकारी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कितने समय सीमा में अनुमति देना है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो कितने समय तक रखे जाए इसका उल्लेख संविधान में है कि नहीं है, तो हम बताएंगे इसका उल्लेख नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम ध्यान से। इसके बाद जो हमारा राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, इसके तहत क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका कि कार्यपालिका शक्ति का मतलब ये होगा कि ये राष्ट्रपति जो होगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद को मुख्य रूप से हैंडल करते हैं, या उनके संबंध में कुछ भी कार्य कर सकते हैं कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत। तो वही चीज आपको यहाँ लिखा होगा कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल तथा देश के समस्त अधिकारी व कर्मचारी, देश के समस्त अधिकारी व कर्मचारी के अंतर्गत एवं राष्ट्रपति इनकी क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है, और उनको क्या कर सकता है, शपथ दिलाता है। किस शक्ति के अनुसार ऐसे लिखा है, तो कार्यपालिका शक्ति में ये बताया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, देश के अंदर जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको नियुक्ति कौन करता है देश में, तो राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। किस शक्ति के अनुसार, तो कार्यपालिका शक्ति में ये लिखा गया है। चलो इसके अतिरिक्त हम बात करें, सभी संवैधानिक आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। वह विभिन्न आयोगों का गठन करता है इस कार्यपालिका शक्ति के अनुसार। तो देखो कार्यपालिका शक्ति में पहले देखें मंत्रियों के संदर्भ में ये सब किया जा सकता है, नियुक्ति और शपथ। और इसके अतिरिक्त कोई भी यदि संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उन आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति व आयोगों का गठन कर सकते हैं। जैसे कि हम आयोग में बहुत सारा आयोग का हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग के अलावा हमारे जैसे राजभाषा आयोग है,
ठीक है ना, वित्त कमीशन है। तो ये सब चीज जो हमारा जो भी आयोग है या जो भी संस्था है, यहाँ अध्यक्षों सदस्यों ये सभी की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आयोगों का गठन करने का भी अधिकार किसको प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के बाद हम आगे चर्चा करते हैं जो हमारा है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार है, इसमें देखो हम क्या चीज को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रपति को विशेषाधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को निशुल्क आवास, राष्ट्रपति को निशुल्क आवास उपलब्ध होते हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन, जो आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो राष्ट्रपति भवन है, यही राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है ना, जो निशुल्क आवास स्थल है, जो कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये रायसीना की पहाड़ी पर है, जिसमें कितने कमरे हैं, तो 340 कमरे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार में क्या रखना है कि राष्ट्रपति को निशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और वर्तमान में यह आवास स्थल जो है रायसीना पहाड़ी पर है, मुख्य रूप से 340 कमरे का है। और ये जो रायसीना की पहाड़ी है, ये कौन से पर्वत का हिस्सा है मुख्य रूप से, तो ये आप बताएंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये दिल्ली तक फैला हुआ है, पूरा कहाँ तक फैला है, दिल्ली तक। और इसी दिल्ली तक जो अरावली पर्वत फैला, जिसको हम दिल्ली रेंज बोलते हैं, और इसी दिल्ली रेंज में ही आपका रायसीना की पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी पर ये भवन बनाया गया है, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो ये विशेषाधिकार है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में ही आपको याद रखना है मुख्य रूप से कि राष्ट्रपति का जो भी आय होगा, राष्ट्रपति का जो भी हमारा वेतन होगा, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है कि राष्ट्रपति को जितना भी आय प्राप्त होगा, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। विशेषाधिकार में ही आप और देख सकते हैं मुख्य रूप से कि राष्ट्रपति जब तक पद में है, तब तक उस पर फौजदारी मतलब आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बात करें दीवानी मुकदमे मतलब पैसे से संबंधित जो मुकदमे हैं वो चलाया जा सकता है। लेकिन फौजदारी मुकदमा जो आपराधिक मामले, ये नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि कोई भी अपराध को राष्ट्रपति स्वयं क्या कर सकता है, बता दो, माफ कर सकता है। तो मान लो कि हम उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलाए और उसको कोई भी सजा सुना दिए, तो अनुच्छेद हम देखेंगे 72, जिसमें क्षमादान की शक्ति उनको प्राप्त है, तो वो अपने आप को क्षमा कर देगा। तो ये सब कुछ चीज को देखते हुए हम बात करें कि जब तक वो पद में है, तब तक उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई भी अपराध उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन जिस दिन पद से हट गया, उस दिन ये चल सकता है। लेकिन पद में रहते रहते कौन सा मुकदमा चल सकता है, तो दीवानी पैसे से रिलेटेड यदि कुछ मुकदमा है तो वो चलाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार, तो विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बाद हम जो अधिकार पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा राष्ट्रपति का विवेकाधिकार। राष्ट्रपति का क्या देखेंगे, विवेकाधिकार, कि अपने विवेक से वो क्या क्या शक्ति का उपयोग कर सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो राष्ट्रपति जब किसी मामले में अपनी बुद्धि, राष्ट्रपति किसी में अपनी बुद्धि या विवेक का प्रयोग करता है, तो उसे हम विवेकाधिकार शक्ति कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विवेकाधिकार शक्ति कहते हैं। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है, विवेकाधिकार शक्ति के तहत सबसे जो महत्वपूर्ण काम राष्ट्रपति कर सकता है, तो वो है आपका कि लोकसभा के निर्वाचन के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में वह मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ये इसके स्वविवेक पर निर्भर है। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि ये है क्या चीज। जैसे हम बात करें कि जो हमारा प्रधानमंत्री का जो चयन होता है लोकसभा चुनाव के बाद होता है, तो हम बात करते हैं लोकसभा आम चुनाव। तो लोकसभा आम चुनाव का हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं लोकसभा आम चुनाव में मुख्य रूप से लोकसभा का चुनाव होता है, और लोकसभा के जितने भी सीट हैं उसमें से यदि 273 सीट
किसी पार्टी को प्राप्त हो जाता है, 273 या उससे अधिक सीट किसी पार्टी को प्राप्त हो जाता है, तो उसी पार्टी का ही क्या बनता है, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री बना जाता है। लेकिन मान लो कि किसी भी पार्टी को 273 या उससे अधिक कोई सीट नहीं मिल पाया है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार होता है, जो स्वविवेक के अनुसार, कि किसी भी व्यक्ति को उस दौरान प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री केवल 30 दिन तक के लिए बनेगा। कितने दिन के लिए बनेगा? केवल 30 दिन के लिए बनेगा, क्योंकि 30 दिन के भीतर जो भी पार्टी हैं उनको या तो गठबंधन करना होता है या अपना बहुमत राष्ट्रपति को दिखाना होता है कि हमारे पास 273 सीटें आ चुकी है, अब हमारा प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इसके लिए 30 दिन का समय होता है। तो ये 30 दिन तक कौन काम करेगा प्रधानमंत्री के रूप में? तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक पर निर्भर करता है उनको कि वो किसे प्रधानमंत्री के पद पर बैठाएगा उस 30 दिन तक। इस चीज को हम यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये जो स्वविवेक शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ठीक है। इसी हम बात करें स्वविवेक शक्ति में ही और क्या बताया गया, तो ये लिखा है कि मंत्री परिषद की सलाह न ले जाने की स्थिति में वह अपने विवेक से विधायिका के लिए सदस्यों को अयोग्य करार दे सकता है। विधायिका के लिए सदस्यों को क्या दे सकता है? अयोग्य करार दे सकता है। इस चीज को आपको, विधायिका मतलब जैसे कि जो संसद हम बात करते हैं, जहाँ कानून बनता है, उसको हम विधायिका बोलते हैं, और जो देश चलाता है उसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। तो विधायिका के अंतर्गत मतलब लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य को अयोग्य करार देना है तो राष्ट्रपति स्वयं दे सकता है। अपने स्वविवेक के अनुसार उन्हें क्या कर सकता है? अयोग्य करार दे सकता है। इस बात को हम इसमें ध्यान देंगे। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो होता है, जेबी वीटो पावर, अभी इससे पहले देखे थे हम, विधेयक को ना तो हाँ बोलता है, ना तो ना बोलता है, ना तो पुनर्विचार के लिए भेजता है। तो ऐसे वीटो को हम क्या बोलते हैं? जेबी वीटो पावर। तो ये जेबी वीटो एक प्रकार का खुद के विवेक पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति विधेयक के संदर्भ में स्वविवेक अधिकार को अपनाना चाहता है या उपयोग करना चाहता है, तो जेबी वीटो पावर का उपयोग वो कर सकता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से स्वविवेक अधिकार की शक्तियां। तो स्वविवेक में इसी प्रकार की शक्ति हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी का? चलो आगे हम देखते हैं। शक्तियों के अंतर्गत हम अंतिम शक्ति के बारे में बात करें तो न्यायिक शक्ति, आपको अंतिम शक्ति नहीं है सॉरी, इसके बाद एक और शक्ति हम देखेंगे। न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहला चीज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 124 के तहत। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत। दूसरा चीज हम देखें तो उच्च न्यायालय, आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकते हैं 217 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा और 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानून संबंधी क्या ले सकता है? परामर्श या सलाह ले सकता है। यह राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति में आता है। तो राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति में हम क्या क्या देखें? सबसे पहला, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, 217 के तहत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार रखता है। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे उनको क्या दिलाता है? शपथ दिला सकता है। साथ ही साथ नागरिकों को के ऊपर यदि कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुनाया गया है तो उनको क्षमादान करने का भी अधिकार है। न्यायिक शक्ति के तहत अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। इसको हम अनुच्छेद 72 आएगा तो फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि क्षमादान क्या है और कौन कौन से विषय पर राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। इसको एकदम विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति के संबंध में हम बात करें, अगली जो शक्तियां हैं जिसको हम बोलेंगे आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्ति है? आपातकालीन शक्तियां।
तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत लगा सकता है राष्ट्रीय आपात पूरे देश में। अनुच्छेद 356 के तहत लगा सकता है राजकीय आपात, जो किसी विशेष एक राज्य में लगता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। और अनुच्छेद 360 के तहत लगता है वित्तीय आपात। कौन सा आपात लगता है? वित्तीय आपात की चर्चा हम करेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति का। 352 क्या है बता दो? तो राष्ट्रीय आपात के बारे में है। 356 क्या है? तो राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 क्या है? तो वित्तीय आपात है। इस बात की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका हम यदि पूर्ण जानकारी देखेंगे तो जब आपातकाल पढ़ेंगे हम, अलग से एक चैप्टर आएगा इसी वीडियो लेक्चर में आगे चलकर, तो उसके अंदर हम फुल डिटेल से इसको चर्चा करेंगे कि आपातकाल क्या है और इसके संबंध में पूरी जानकारी एकत्र करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे साथ बस वीडियो में बने रहेंगे, लगातार मेरा वीडियो आते रहेगा यूट्यूब में, बस आप उसको देखना है और उसका अध्ययन करना है। ठीक है, चलो राष्ट्रपति की शक्तियों में हमारा अंतिम जो शक्ति देखेंगे वो है वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्ति है? तो वित्तीय शक्ति के तहत राष्ट्रपति कर सकता है भारत में वित्त आयोग का गठन, साथ ही साथ वित्त आयोग एवं कैग के रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत करता है। देखो, अगर वित्त आयोग अपना कोई रिपोर्ट देता है तो रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। जो कैग होता है, मुख्य रूप से हम इसको नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कहते हैं कैग को, जो देश के हिसाब किताब पूरा लेखा जोखा तैयार करता है। तो ये सब चीज वित्त आयोग का बात करें, कैग का बात करें, तो सब चीज रिपोर्ट किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ देगा? तो संसद में। कहाँ देगा बता दो? संसद में। तो ये भी इनकी वित्तीय शक्ति में आएगा। साथ ही साथ हम बात करें कि भारत की जो आकस्मिक निधि है उस पर नियंत्रण किसका होता है? तो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो ये आकस्मिक निधि, इसके अंतर्गत जो फंड होते हैं, जो धनराशि होती है आकस्मिक निधि करके, इस पर नियंत्रण कौन रखता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। साथ ही साथ हम बात करें तो लोकसभा में बजट पेश करना, लोकसभा में क्या करना? बजट पेश करना या बजट पेश करवाना, ये किसके अधिकार में आता है? तो राष्ट्रपति के अधिकार में आता है। और बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। कौन पेश करते हैं बता दो? वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें धन विधेयक और अनुदान की मांगों को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति पहले ली जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि धन विधेयक का मतलब होता है कि पैसे से रिलेटेड यदि कुछ विधेयक सदन में लाया जाता है तो पहले इसको कहाँ अनुमति लेके आना होगा? तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, उसके बाद ही हम उसको सदन में रखेंगे। यदि कुछ विधेयक में, जैसे बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है जो पैसे से रिलेटेड है, या अन्य कोई विधेयक जो धन विधेयक होता है, उसको लाने के लिए किसका परमिशन चाहिए होता है? तो उसके लिए चाहिए होता है मुख्य रूप से राष्ट्रपति का अनुमति आवश्यक होता है। इस बात को आप यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वित्तीय शक्तियां। और वित्तीय शक्ति के साथ साथ राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और राष्ट्रपति के संबंध में जितनी भी शक्ति हम पूरा चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें कुछ अन्य जानकारी को लेके, तो अन्य जानकारी में याद ये रखना है कि यदि आपको मुख्य रूप से इन सभी टॉपिक का यदि आपको वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसके संबंध में कुछ जानकारी है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारी संस्था है कैरियर एकेडमी, जो दल्ली राजरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसको जो मुख्य रूप से जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसी का ही टेस्ट सीरीज तैयार किया जाता है। जैसे आज के वीडियो में हम जो भी पढ़े होंगे उसका पूरा जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उसका हम पूरा टेस्ट सीरीज लेते हैं ऑनलाइन माध्यम से। आप देश में कहीं भी हैं आप इस टेस्ट सीरीज को दिला सकते हैं। तो दिलाने के लिए हम आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है। और ये टेस्ट सीरीज जैसे रेलवेज के एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, पीएससी एग्जाम दिलाते हैं स्टेट पीएससी, या व्यापम संबंधी कोई भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जैसे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो आपको, जैसे आज मैं जितना पढ़ाया हूँ इस वीडियो में, तो हर एक वीडियो का पूरा पीडीएफ नोट्स प्राप्त होगा, हर एक वीडियो का टेस्ट लिया जाएगा आपको, और हर एक वीडियो का टेस्ट वीडियो लिंक आपके मोबाइल में रोजाना भेजा जाएगा। तो ये जो काम है इसको प्रतिदिन किया जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं सुविधाओं को लेकर कि आप यदि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आप मुख्य रूप से
घर बैठे ही आप परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करना होगा, आपको कॉल करके या मैसेज करके। और जब तक ये टेस्ट सीरीज चलेगा आपका, तब तक आपको प्रति माह 400 रुपये शुल्क पे करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है। यदि मान लो कि पूरा टेस्ट सीरीज मान लो खत्म हो गया, उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए और टेस्ट लिंक को प्राप्त करने के लिए। तो उस समय थोड़ा शुल्क अलग होगा, लेकिन आप यदि अभी कंटिन्यूटी वीडियो के साथ रोजाना चलना चाहते हैं तो इस प्रति माह 400 रुपये शुल्क से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पीडीएफ मिल सकेगा और आपको टेस्ट लिंक मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, चलो धन्यवाद।